तो चलिए अब हम लोग जो फैराडेज और हेनरी के कंसेप्ट को पढ़े थे, जिसको दुनिया ने कहा था फैराडे के कंसेप्ट को कि ए इंड्यूस्ड करंट का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है, इसका क्या रोल है, ए नेग्लिजिबल के इक्वल है। तो आज उसी कंसेप्ट पे एक डिवाइस का निर्माण किया गया जिसका नाम है एसी जनरेटर। तो आज हम लोग एसी जनरेटर को पढ़ने जा रहे हैं। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर क्या होता है, किसने इसका खोज किया? तो निकोलस टेस्ला ने जो है एसी जनरेटर का खोज किया और ये पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि था, क्योंकि एसी जनरेटर से हम लोग क्या जानते हैं कि अल्टरनेटिंग सोर्स प्राप्त करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्राप्त करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट प्राप्त करते हैं। इसका कंसेप्ट प्राप्त हुआ। अगर देखा जाए तो दुनिया में जो है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादातर यूज जो है अल्टरनेटिंग करंट के माध्यम से होता है। 70-80% जो है यूज इलेक्ट्रिसिटी का एसी करंट का ही है। और एसी जनरेट करंट को आप हटा दीजिए इस दुनिया से तो आपको ऐसा महसूस होगा कि करंट विहीन दुनिया है। और बिना करंट का आप कल्पना करिए कि इस दुनिया में करंट नहीं रहेगा तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सब कुछ जो है ठप पड़ जाएगा। तो एक जिसका रोल कहा गया कि नेग्लिजिबल है, वहीं आगे चलकर कितना बड़ा क्रांतिकारी रोल में आ रहा है। तो आज हम लोग एसी जनरेटर को पढ़ते हैं कि कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले बात आता है प्रिंसिपल का। एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या कहता है? तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी प्रिंसिपल पर ए डिवाइस वर्क करता है। एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरी बात कि ए डिवाइस से हम क्या प्राप्त करते हैं? तो एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यदि हम लोग जनरेटर को ध्यान दें तो जनरेटर को जो है डीजल के माध्यम से रोटेट कराया जाता है और उस रोटेशन से जो है हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मिलता है और फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। यानी एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसको रोटेट कराया जाएगा? तो कॉइल को रोटेट कराया जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल हो, तभी हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखेंगे, इंड्यूस्ड करंट को देखेंगे। उस इंड्यूस्ड करंट को लेंज लॉ से उसके डायरेक्शन को जानेंगे कि अपने कॉज को रिसिस्ट करता है। तो चलिए हम लोग आते हैं एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर। मैग्नेट कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर है और दूसरा मैग्नेट जो है उसका साउथ पोल इधर है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो है हम कॉइल को रख देते हैं। एक रेक्टेंगुलर कॉइल चलिए हम कंसीडर करते हैं कि यह एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल हमने कंसीडर किया है, अब इसमें कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे नंबर्स ऑफ टर्न्स हैं। यदि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है तो हम इसका नाम
आर्मेचर भी कहते हैं। और ये जो कॉइल बना होता है वो सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटाइजेशन जो है आसानी से होता है, आसानी से मैग्नेटाइजेशन होगा। अब कंस्ट्रक्शन के दौरान चूंकि इस कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना है, तो जब रोटेशन होगा तो यदि हम इस कॉइल को किसी सर्किट से कनेक्ट करेंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे, तो रोटेशन होने से वायर जो है टूट जाएगा। तो इससे बचने के लिए कंस्ट्रक्शन में दोनों जो हमारा यहाँ पे कॉइल का जो साइड दिख रहा है, दोनों से एक एक जो है रिंग कनेक्ट कर दिया जाएगा। इस रिंग को हम स्लीपिंग रिंग कहते हैं। चलिए एक रिंग हम इस कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरा रिंग को इस कॉइल से कनेक्ट कर देते हैं इस एंड से। और चूंकि अब इनको कनेक्शन करना है इस प्रकार, अगर वायर से कनेक्ट करते हैं इस रिंग को तो पुनः से जब एक कॉइल घूमेगा तो वो वायर जो है टूट जाएगा। इससे बचने के लिए जो है यहाँ पे जो है कार्बन का जो है ब्रश का यूज करेंगे कि हमेशा जो है कनेक्शन बना रहे और हमें जो है करंट जो है, यहाँ पे गैलेनोमीटर लगा देते हैं। इस गैलेनोमीटर में करंट प्राप्त होगा, डिफ्लेक्शन होगा, और यह ऐसा करंट होगा कि वो अल्टरनेटिंग होगा, हाफ साइकिल पॉजिटिव तो अगले हाफ साइकिल नेगेटिव। यानी इस गैलेनोमीटर में वन साइडेड डिफ्लेक्शन नहीं, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन होगा। वो डिपेंड करेगा कि कॉइल का रोटेशन कैसे हो रहा है। चलिए अब देखते हैं मैकेनिज्म पर। ये तो कंस्ट्रक्शन था। ये जो हमारा रिंग है स्लीपिंग रिंग है और एक कार्बन का ब्रश है, ये इसको हम बोलेंगे आर्मेचर। अब मैकेनिकली प्रोसेस डीजल के द्वारा या अन्य किसी विधि से जो है इनको कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने से कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कैसे हो पा रहा है। वही इंड्यूस्ड करंट जो है हमें अल्टरनेटिंग करंट के रूप में जो है गैलेनोमीटर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये कैसे रोटेशन परफॉर्म करेगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल का प्रयोग कर कर हम लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि वह इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा जो कि इस कॉइल में डेवलप हुआ है। तो इंड्यूस्ड करंट का कंसेप्ट जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमें प्राप्त है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है जो कॉइल में या आर्मेचर में जो डेवलप होता है वह किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ डी फाई वी ओवर डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। और यहाँ पे चूंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और फ्लक्स जो होता है फाई वी इज इक्वल टू बी डॉट ए के इक्वल होता है, दैट इज बी मैग्नीट्यूड ऑफ वी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे चूंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से जो है फ्लक्स में चेंज होने का कॉज जो है एरिया पे निर्भर करेगा। जब रोटेशन होगा तो एंगल चेंज होगा। एरिया वेक्टर का जो एंगल होता है वो सरफेस के नॉर्मल होता है। तो जैसे जैसे रोटेशन होगा तो बी और ए के बीच का एंगल जो है परिवर्तित होता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाई वी में चेंज मिलेगा और यही चेंज हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इस आर्मेचर में प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से डायरेक्शन होगा उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का रोटेशन के कारण। तो हम कहते हैं कि चलिए मेरा कॉइल है और इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। और
मैग्नेटिक फील्ड का इधर, यानी इस दौरान जो है टोटल एंगल जो बनेगा 90 डिग्री और cos 90 का मान 0 होगा और फ्लक्स 0 होगा। इस समय जो है कोई, वैसे भी देखिए कि इस सरफेस से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं पास करेगी। और डिफिनेशन कहता है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग इन द क्लोज सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। लेकिन जैसे ही यही कॉइल रोटेट होकर इस तरह से हो जाए, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से पास करेगा। इसका मतलब क्या है, आपको तो सभी के सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास कर जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और इस समय एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर हो गया। थीटा 0 डिग्री एंगल बना और जब cos 0 देखते हैं तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो ये जो है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के जो एंगल का चेंज के कारण फ्लक्स में जो है चेंज हो रहा है। तो देखिए फ्लेमिंग का हम लेफ्ट हैंड रूल का यूज करें। इस लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन को निकालना चाहें कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, तो यह जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा। यह जो फिंगर है वह फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और यह जो फिंगर है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि चार्ज पार्टिकल जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। चूंकि कंडक्टर का बना हुआ जो है हमारा आर्मेचर है, तो जैसे जैसे आर्मेचर रोटेट करेगा वैसे वैसे चार्ज पार्टिकल में भी वेलोसिटी हमें मिलेगा। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि यह जो आर्मेचर है वो ओमेगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। अब हम कह रहे हैं कि ये आर्मेचर जो है ऊपर की तरफ इस तरह से रोटेट कर रहा है, यानी जो हमारा फिंगर होगा वेलोसिटी जो है किस डायरेक्शन में है, बाहर इधर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हमारा इस तरफ है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि आर्मेचर जो है इस तरह से रोटेट कर रहा है। इस तरह से रोटेट करने का मतलब हुआ कि वेलोसिटी जो है, ये जो सरफेस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ देखिए दो करंट की बात आएगी। फोर्स ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल्स ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो करंट जो कन्वेंशनल करंट होता है चार्ज पार्टिकल के मोशन के विपरीत डायरेक्शन में होता है, यानी ऊपर की तरफ जो है चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायरेक्शन में हमें जो है कन्वेंशनल करंट जिसको आई कहें उसका डायरेक्शन जो हो गया नीचे की तरफ होगा जब एक कॉइल ऊपर की तरफ आ रहा है तो। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स करंट कहें, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण करंट है या जिसको हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, तो ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन जो होता है कन्वेंशनल करंट के विपरीत डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। अब यह हम सपोज जो कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, उस दौरान जो है करंट अब इस तरह से सर्किट के थ्रू जो है फ्लो करते हुए यहाँ पे आएगा और उस समय यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ होगा और इस कॉइल में जो है करंट मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे घूमते 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 जो है अब पिक मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, यानी जीरो से घूमना शुरू हुआ और घूमते घूमते जो एक करंट कहाँ पे पहुंच गया, पिक मैक्सिमम पे पहुंच गया। अब यह क्या होगा, ए सरफेस इसके करीब आएगा और दूसरा दूसरे तरफ जाएगा, यानी धीरे धीरे अब फ्लक्स जो है घट के जीरो और फिर दूसरे डायरेक्शन में मूव होगा अकॉर्डिंग टू एंगल। एरिया वेक्टर बी के साथ
कितना एंगल बना रहा है, 0 से बढ़ते बढ़ते 60, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री में रोटेट करेगा। और करंट का डायरेक्शन जो होगा अकॉर्डिंग जो है रोटेशन हमें प्राप्त होगा कि वो ऑसिलेटरी या पीरियोडिक करंट मिलेगा। और इसी करंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट था। अब इसको जो है हम लोग मैथमेटिकल देखते हैं कि क्या इस चीज़ को मैथमेटिकली वेरीफाई कर पाते हैं। तो चलिए, फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -d∅v/dt and we know that flux phi v is equal to b dot a. This is equal to va cos theta. va cos theta. Here theta अब चूंकि एंगुलर वेलोसिटी परफॉर्म कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी में डिस्टेंस को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टी, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। यदि नंबर ऑफ टर्न्स इस आर्मेचर में कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स n है, देन टोटल फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू n इंटू फाई बी, दिस इज इक्वल टू n बी ए कॉस ओमेगा टी। ये जो है हमारा टोटल फ्लक्स निकल कर आया। अब हम इस टोटल फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ टोटल फ्लक्स एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ये हमें जो है टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ से निकलेगा। अब नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो टाइम से इंडिपेंडेंट है। एक बार जो है आर्मेचर का कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है तो वो फिक्स्ड है, अब वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है और एरिया भी जो है कॉइल का जो है फिक्स है। ये सब टाइम से इंडिपेंडेंट हैं। तो इनको बाहर निकाल देते हैं। एन बी ए जो डिफ्रेंसिएशन होगा टाइम का वो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी का। क्यों? क्योंकि ये जो है ओमेगा जो है टाइम पे निर्भर करेगा, समय के साथ वो रोटेट कर रहा है, तो हर क्षण जो है ये एंगल चेंज हो रहा है। तो वो एंगल जो है एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे। तो ये टाइम का फंक्शन है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। और यहाँ पे देखिए ये ओमेगा टी भी क्या है, टी का फंक्शन है। तो हम लोग रूल क्या कहता है डिफ्रेंसिएशन का कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, जहाँ जहाँ टी है सबका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो और ओमेगा टी का जब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ओमेगा, उस ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हमें डिफ्रेंसिएशन मिला। और यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ को जब हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो जो करंट मिलेगा I इज इक्वल टू ई बाई आर, दिस इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आर साइन ओमेगा टी। और इसको हम बोलेंगे पिक वैल्यू ऑफ करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वेयर जहाँ पे वेयर आई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आर रेजिस्टेंस।
अब देखते हैं कि एक करंट कैसा करंट है। ये फंक्शन है किसके, साइन का फंक्शन है। और साइन का जो ग्राफ होता है 0 पे 0 रहेगा, 90 पे π/2 पे मैक्सिमम होगा और फिर पाई पे आकर 0 हो जाएगा, फिर 2π पे फिर से 0 मिलेगा और यहाँ पे हो जाएगा 3π/2 पे दूसरे डायरेक्शन में जो है। तो जो एक करंट होगा, हम टाइम वर्सेस मान लेते हैं कि इस पे हमने कंसीडर किया है ओमेगा टी को कंसीडर कर रहे हैं एंगल को, और इस पे हम ले लेते हैं, चलिए जो है करंट को ले लेते हैं, आई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो पिक वैल्यू है इस करंट का उसको हम क्या बोलेंगे, I0 कहते हैं। पिक मान सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको पिक कहते हैं। तो साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, साइन जो है ऑसिलेट करेगा, साइन जो है ±1 इसी के बीच में ऑसिलेट करना है। तो पिक मान जो है NBA/r। इस पिक वैल्यूज को इंक्रीज किया जा सकता है कैसे, नंबर ऑफ टर्न्स पे निर्भर करेगा कि कैसा हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है, डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किए हैं, कैसा मैग्नेटिक क्षेत्र में रखे हैं। यदि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक क्षेत्र होगा तो जो करंट हमें प्राप्त हो रहा है अल्टरनेटिंग करंट, उसका पिक वैल्यूज ज़्यादा होगा। उस आर्मेचर के एरिया पे निर्भर करेगा पिक करंट का मान, कितना तेजी से रोटेट कराया जा रहा है उस पे निर्भर करेगा कि करंट जो है कितना प्राप्त होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो है। अब इसको रोटेट करने का डिफरेंट वेज हैं। इस आर्मेचर को अलग अलग तरीके से रोटेट किया जा सकता है। जनरेटर के केस में जो है हम लोग डीजल का प्रयोग कर इस कॉइल को रोटेट करते हैं। यही कॉइल जो है यदि वाटर का प्रयोग कर रोटेट कराया जाता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर कहते हैं। ये इसी कॉइल को यदि जो है कोयले को जलाकर भाप में कन्वर्ट कर और उस भाप से जब हम इस कॉइल को रोटेट कराते हैं तो थर्मल एनर्जी प्लांट हम लोग कहते हैं, एनटीपीसी में जो आप लोग देखते हैं करंट प्रोड्यूस किया जाता है। अगर इसी कॉइल को जो है विंड हवा के थ्रू इसको रोटेट कराकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं। इसी इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू एक कंट्रोल्ड रिएक्शन हम लोग कराएं, चैन रिएक्शन कहें, न्यूक्लियर से जो एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, उस एनर्जी का प्रयोग कर हम इस कॉइल को रोटेट कराएंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी से भी हम इसको रोटेट कर इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करेंगे और घरों में इलेक्ट्रिसिटी का हम दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए जो फराडेज ने एक छोटा सा कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, इंडक्शन का जो उस समय दिया था, आगे चलकर उसका उपयोगिता देखिए कि कितना ब्रॉड हो गया और पूरे दुनिया को 80 से 90% जो है बिजली का जो है कंसेप्ट देता है प्रोड्यूस करने का। अब बात आती है इंडिया और यूएसए में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो 60 हर्ट्ज का होता है, जबकि इंडिया जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो 50 हर्ट्ज का प्रोड्यूस करता है। क्यों? अब देखिए जो अल्टरनेटिंग करंट है, हाफ साइकिल पॉजिटिव और अगले हाफ साइकिल नेगेटिव। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल, ये फर्स्ट साइकिल कहलाए, ऐसे जितने भी साइकिल होंगे 1 2 1 सेकेंड में उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जो इंडिया जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जो कंसेप्ट रखा है या इलेक्ट्रिसिटी जिससे प्रोड्यूस करता है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में जो इंडिया में जो बल्ब्स हैं वो 50 बार जलते हैं और 50 बार बुझते हैं।
जब जब हाफ साइकिल पॉजिटिव में होगा उस समय बल्ब ग्लो करेगा, जैसे ही हाफ साइकिल नेगेटिव में जाएगा तो ग्लो करना बंद कर देगा। वही जो अमेरिका का कैपेसिटी है वो 60 हर्ट्ज का है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का। वो अमेरिका में जो है 1 सेकेंड में 60 बार बल्ब जलते हैं और 60 बार जो है बल्ब बुझते हैं। कारण ये है कि जितना एनर्जी ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी जो है उतनी ही हाई होगी। फ्रिक्वेंटली जो है ऑसिलेट, अब हम कहते हैं कि इतने जो है वेवलेंथ में 2 फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त हो रहा है 1 सेकेंड में, और यही जब फ्रीक्वेंट हो जाए तो अब देखिए नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं बहुत सारे नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाएंगे, और फ्रीक्वेंट होने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसके कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना होगा। जो पिक करंट हम लोग देखे थे I0 इज इक्वल टू NBA ओमेगा अपॉन में R, यानी इन सब चीज़ों को सेटअप करने के बाद जो है फ्रीक्वेंसी को बेहतर बनाएंगे एनर्जी इंक्रीज कर कर। तो ये आप AC जनरेटर का कंसेप्ट समझे, और ये आगे का जो अल्टरनेटिंग करंट जो होगा अब इसके सारे उसकी जानकारी जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देंगे। अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है इसमें तो फिर आप जो है शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।